हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज। आज मैं आप लोगों के लेके आ गया हूँ लेक्चर नंबर 16 कर रहे हैं हम। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 16 चल रहा है। और नेशनल मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है, हम 1999 तक पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज हमें कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है? मुस्लिम लीग, सूरत सेशन, कौंसिल एक्ट, गदर पार्टी, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, और लास्ट में लखनऊ पैक्ट। ठीक है। ठीक है, जिस किसी ने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो इससे पहले की वीडियो बिल्कुल देख ले। क्यों? वो वीडियो इसलिए देख ले क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर चुका है। तो इससे पहले जो भी 80-85 से आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल तक का पढ़ाया है मैंने, 905 तक, वो मैंने उस वीडियो में कवर करा है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको कनेक्ट करके पढ़ने में आसानी होगी। स्टार्ट करने से पहले दो बातें, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कोई भी सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट या एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो आपको सामने फोटो दिख रही है ये है गदर पार्टी की। अब बोलोगे सर सिख, हाँ, सिख डोमिनेट पार्टी थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मुस्लिम लीग से कि मुस्लिम लीग क्या थी, कैसे बनी भाई, क्या है, कैसे बन गया मुस्लिम लीग। ठीक है। और ऐसी बनी कि पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान मिल गया जिन्ना जी को। ठीक है। देखो, मैंने इससे पहले बताया था कि 1905 में क्या होता है? पार्टीशन होता है किसका? बंगाल का। एक छोटा सा रिकैप। ठीक है। बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है कर्जन द्वारा, जो उस टाइम का क्या था, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। कर्जन द्वारा पार्टीशन कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन 1911 में बाद में क्या होता है, जब कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हो रही होती है और लोगों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, बाद में एन्यूलमेंट कर देते हैं, मतलब बंगाल को वापस जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद मुस्लिम लीग आती है 1906 में। ठीक है, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बोला जाता है। ठीक है। पॉपुलराइज हुई थी मुस्लिम लीग के नाम से, और 1906, 30 दिसंबर 1906 को बनी थी भाई, याद रखना। 1906 ये साल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। ठीक है। ठीक है। एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया गया। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, जब पार्टीशन हुआ जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, तब मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि पार्टीशन के टाइम पे दो गुटों में बांट दिया गया था, मुस्लिम डोमिनेट और हिंदू डोमिनेट, ताकि क्या कर सकें, डिवाइड एंड रूल कर सकें, इनकी यूनिटी को तोड़ सकें, जो क्या मूवमेंट स्टार्ट करा गया था। समझ रहे हो सब? पढ़ाया था ना मैंने उसमें। तो वो चीज करी जा सके। तो इस चीज के नजर रखते हुए जब पता चला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या फेल है, किस चीज में फेल, मतलब इन सेंस की वो क्या अनेबल है चीजें मैनेज करने में। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को लेके क्या कर रही थी, जूझ रही थी। तो उसने देखा कि एक अलग से पार्टी होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए जो उनकी आवाज को आगे रख सके। तो फिर एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल ग्रुप बनाया गया 1906 में, मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग। ठीक है। जो किसका अल्टरनेटिव था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये उसकी आइकॉनिक फोटो, इसमें आपके सारे फाउंडिंग मेंबर्स बैठे हैं इसके। ठीक है, ये देखो, ये जिन्ना जी हैं। ठीक है, समझ रहे हो? जिसका एम क्या था, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को। क्यों? क्यों? क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो हिंदू के इंटरेस्ट को आगे रख रहे थे। ठीक है, ऐसा मुस्लिम के लोगों को लगा, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम माइनॉरिटी में हैं तो माइनॉरिटी की भी क्या इंटरेस्ट को रखना होगा। तो इसी चीज को देखते हुए एक मुस्लिम लीग बनाई गई। आगे समझ में? ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑन द नेशनल लेवल वॉज सीन एज एसेंशियल। 1901 से ही उनको लगने लग गया था कि जरूरी है भाई। ठीक है। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई ना फॉर्मेशन की, वो कहाँ हुई थी? लखनऊ में, सितंबर 1906 में। ठीक है, जहां पूरे इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव आए थे। फिर जाके एक शिमला डेपुटेशन होता है 1906 में ही, अक्टूबर में, जहां ये डिसाइड होता है, डिसाइड टू फ्रेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी, की पार्टी का ऑब्जेक्टिव हो क्या होगा। ठीक है। और ओकेजनल मीटिंग करी गई थी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो कहाँ है, शेड्यूल हुई थी ढाका में। ढाका कहाँ है आज के टाइम पे? बांग्लादेश में। तो जो नवाब सलीमुल्लाह खान थे, उन्होंने एक डिटेल स्कीम निकाली जिसमें बोला गया कि पार्टी का नाम क्या होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी। ठीक है, आया समझ में? तो सुल्तान मोहम्मद शाह, जिसको आगा खान भी बोला गया थ्री, उनको फर्स्ट ऑनररी प्रेसिडेंट बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे मुस्लिम लीग के।
ठीक है, बट उन्होंने ढाका इनॉग्रल सेशन स्टार्ट नहीं करा था जब मुस्लिम लीग बन गई थी। फिर 1913 में जाके जिना, मोहम्मद अली जिना, ठीक है, ठीक है, जैसे हमारे लिए गांधी जी, जैसे हमारे लिए गांधी जी, ऐसे ही इनके लिए कौन, पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिना, वो ज्वाइन करते हैं किसे, मुस्लिम लीग को, ठीक है। द लीग वॉज डिजाइन टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द सर्विस टू द ब्रिटिश राज, हाउएवर इट एक्सप्लोडेड इनटू पॉलिटिकल पार्टी। जो इनिशियली स्टेजिंग में ना लीग को जो बनाया गया था, वो बनाया गया था स्टूडेंट्स को सर्विस के लिए, ताकि वो ब्रिटिश राज में सर्विस कर सकें, लेकिन बाद में उससे जाके एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बनाया गया, समझे। उसका क्या हो गया, चेंज हो गया मोटिव, ठीक है, माइंडसेट, ठीक है। लीग बनती है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है आपका सूरत सेशन, जिसमें क्या होता है, एक सूरत स्प्लिट भी होता है, आपने सुना होगा सबने, सूरत स्प्लिट। अब सूरत स्प्लिट क्या था, कैसे था, वो मैं बताऊंगा। सूरत में फिर इंडियन नेशनल, देखो ये वो इवेंट्स है जो मैंने आपको बता रहा हूँ कंटेंट में, जो इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको 1907 में जाके होता है सूरत सेशन, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में जाके क्या होता है, सेशन होता है। दिसंबर के महीने में जाके क्या होता है, सूरत स्प्लिट, मतलब, अब बोलोगे सर सूरत स्प्लिट मतलब क्या, बताओ तो। सूरत स्प्लिट मतलब कि मॉडरेट, ये फोटो आपको दिख रही होगी बगल में, इससे आइडिया लग जाएगा, और एक्सट्रीमिस्ट, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दोनों का मेथड अलग था, दोनों का एम अलग था। तो इसी चक्कर में यहाँ कांग्रेस क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है दो गुटों में, वन साइड एक्सट्रीमिस्ट, वन साइड मॉडरेट। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह के जीडी गोखले, जितने भी लोग थे, ठीक है, ये मॉडरेट थे, ये कौन थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। तो इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर पाई, और सूरत में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पहलू है जो हिस्ट्री में ये चीज बताता है कि इसकी वजह से डिसयूनिटी आ गई थी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के लिए तो अच्छी चीज थी ना कि आपस में टूट गई है आइडियोलॉजी की वजह से, समझ रहे हो। और जो सूरत सेशन था ना, उसको हेड किसने किया था, ये याद रखना, क्यों, क्योंकि इतनी आइकॉनिक चीज हुई थी, ठीक है। रास बिहारी बोस जी ने इसको प्रेसिडेंट किया था, प्रेसाइड किया था 1907 में, ठीक है, ठीक है। और अपोजिशन में कौन थे, तिलक थे, कि इन दोनों में से कौन चूज होगा, लेकिन तिलक को हटा के रास बिहारी बोस जी को प्रेसिडेंट चूज करा गया था सेशन का। एट द सूरत सेशन कांग्रेस लीडर्स वर डिवाइडेड इनटू टू फैक्शंस, देखो मैंने बता दिया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में वो डिवाइड हो गए थे, ठीक है, दो पार्ट्स में, ठीक है। फिर इसी चीज का इम्पैक्ट ना बनारस सेशन जो 1905 में होता उसमें दिखने लग गया था। क्यों, क्योंकि कुछ लीडर थे जो तिलक को क्या कर रहे थे, ट्रक की जो मेथड थे उसको क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जो पैसिव रेजिस्टेंस आप यूज कर रहे हो, ठीक है। और वो बिलीव कर रहे थे कि बॉयकॉट जो ब्रिटिश गुड्स का हो रहा है, ठीक है, ये तिलक का आइडिया था, ये सही है, लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो उसके खिलाफ थे। तो इस चीज का इम्पैक्ट हमें बनारस सेशन में दिखने लग गया था, ठीक है। अब बैकग्राउंड क्या था, क्या बैकग्राउंड बना, वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि पता तो चले कि सूरत स्प्लिट हुआ क्या, ठीक है। 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में सूरत स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और ये हमें बनारस सेशन में भी दिखता है। तो जो लोकमान्य तिलक और उसके सपोर्टर थे उनके, हेल्ड अ सेपरेट कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ दिस सेशन। जब ये सेशन एंड होता है किसका, 1907 वाला, सूरत, तब लास्ट में खुद की वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें क्या करेंगे, एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी बनाएंगे खुद का, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है, 1906 में जब कोलकाता सेशन होता है, तो दोनों अपने नॉमिनेटेड कैंडिडेट रखते हैं, जिसमें से एक दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, लेकिन वहां और तिलक के बीच में, बट दादा भाई नेहरू जी को चूज कर लिया जाता है 1906 में कोलकाता सेशन में, ठीक है। तो ऐसे कैसे करके क्या हुआ ना, मन में ना थोड़ा वो बढ़ता चला गया कि यार ये हमारी बातों को रख नहीं रहे, मॉडरेट्स अपनी चला रहे हैं, तो इसी चीज की वजह से स्प्लिट हुआ था, समझ रहे हो। चीजें वही कहा था ना मैंने कि एकदम नहीं होती चीजें, पहले से ही चीजें शुरू हो जाती हैं, वो बाद में जाके एकदम फूटती है, समझ रहे हो, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट भी सक्सेसफुल थे, ठीक है, किस चीज में, अपने रेजोल्यूशन को शो करने में, कि उन्होंने इस चीज पे एम्फेसाइज करा था कि भाई स्वदेशी चीजें अपनाओ, बॉयकॉट करो चीजों का, और नेशनल एजुकेशन में अपने इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाओ, ठीक है। बट मॉडरेट्स क्या थे, मॉडरेट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट व्हाट हैड अकर्ड एट द कोलकाता सेशन। तो कोलकाता सेशन जो हुआ था 1906 में, तो मॉडरेट्स ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया 1907 में, ये जाके आपका कारण बनता है स्प्लिट का, ठीक है। Extremists were equally determined to ensure that the moderate did not get their way.
ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट को लग गया था कि भाई मॉडरेट्स हमारी बात समझ नहीं रहे, ठीक है, ये हमारी बात मानेंगे नहीं। तो इन सूरत में जो एक्सट्रीमिस्ट थे लाला लजपत राय, वो कांग्रेस प्रेसिडेंटी के लिए खड़े करे गए। लेकिन मॉडरेट्स ने किसका सपोर्ट किया? रास बिहारी बोस का। देख रहे हो, यहां भी मॉडरेट्स का लीडर चूज करा गया था 1906 में, 1907 में भी मॉडरेट्स का लीडर चूज करा गया। तो यही चीज हुआ कि लाला लाजपत ने क्या करा, अपने आप को स्टेप डाउन कर लिया, और रास बिहारी बोस को क्या प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया। ठीक है। और फिर क्या हुआ 1907 में, आपको पता है, ये सूरत स्प्लिट हो गया। ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये अलग हो गए और मॉडरेट से अलग हो गए, समझ रहे हो? ठीक है। कॉज क्या हुआ सूरत स्प्लिट का? पार्टीशन 1905 में जो हुआ था ना, 1905 में जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, ठीक है, उसको एक्सट्रीमिस्ट ने ओपनली क्रिटिसाइज करा था। क्या? मॉडरेट्स के मेथड को, कि भाई तुम लोगों की वजह से ही ये चीज हुई है। ठीक है, तुम लोगों की वजह से ही ये चीजें हुई हैं। ठीक है। हम अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट खुश थे। क्यों? क्योंकि वो प्रमोट कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को। ठीक है। पार्टीशन प्रमोट कर रहा था किस चीज को? एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को। तो इन दोनों की, इन चीजों की वजह से इनके बीच में भेद बनने शुरू हो गए। ठीक है। और मॉडरेट के मेथड्स को वो क्या क्या क्रिटिसाइज करते थे, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन आप यूज कर रहे हो, पिटीशन कर रहे हो, P3 मैंने बताया था, पिटीशन कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो सही तरीका नहीं है। आपको डायरेक्ट एक्शन लेना होगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब तक आप डायरेक्ट एक्शन नहीं लोगे तब तक चीजें नहीं बनेंगी। ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए एक्सट्रीमिस्ट सेट टू मेन गोल्स फॉर द सूरत सेशन। इस सेशन से पहले उन्होंने दो मेन गोल रखे, कि भाई एक्सट्रीमिस्ट की जो डिमांड है दैट लाला लाजपत बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, और सेकंड डिमांड वर स्वराज। ठीक है। बट ये दोनों डिमांड एक्सट्रीमिस्ट की क्या कर दी गई थी? रिजेक्ट कर दी गई थी। किसके द्वारा? मॉडरेट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स क्या कर रहे थे? हेड कर रहे थे प्रेसिडेंसी को। समझे ब्रू? और फिर जब सूरत स्प्लिट हो जाता है उसके बाद क्या होता है? ब्रिटिशर्स की जो डिवाइडेड रूल वाली पॉलिसी थी, वो क्या था? एक नतीजा था किसका? सूरत स्प्लिट का। मैंने बताया था ना, डिवाइड कर दिया था। ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें घटती हैं। ठीक है। और वाइल द कांग्रेस लीडरशिप रिमेन इन द हैंड ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट्स के हाथ में रही, ठीक है, वो डोमिनेट कर रहे थे। बट बाद में जाके एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटली वर्क करते हैं 1916 में। वो बताऊंगा, होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम उसके बारे में। ठीक है। तो जो लीडर्स के एफर्ट्स थे होम रूल मूवमेंट्स के, वो लखनऊ सेशन में जाके 1916 में, हम यहाँ पढ़ेंगे इस वीडियो में ही, वो क्या होते हैं? एक हो जाते हैं, रीयूनाइट हो जाते हैं, रीयूनाइटेड। समझ रहे हो? क्योंकि एक बात बताओ, कब तक अलग रह लेते यार? ब्रिटिशर्स तो फायदा उठा रहे थे ना उस चीज का, डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे, तो उस चीज का फायदा उठा रहा जा रहा था। समझ रहे हो? Moderates and extremists were like the brain and heart of the nation. One was a law and other impulse. Their unified function was, देखो वही बात है, एक अगर दिमाग था तो एक दिल था। बिना दिमाग के दिल काम नहीं कर सकता, बिना दिल के दिमाग काम नहीं कर सकता। दोनों का कनेक्शन होना जरूरी है ना। और ये बाद में जाके उनको 1916 लखनऊ सेशन में जाके ये बात समझ में आई। तब बाद में जाके री एंट्री लेते हैं, कौन लेते हैं री एंट्री? एक्सट्रीमिस्ट। समझे? फिर एक बहुत आइकॉनिक एक्ट आता है 1909 में, जिसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। अब मॉर्ले मिंटो क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन अफेयर्स का, और दूसरा था वॉइस रॉय, लॉर्ड मिंटो। ये कौन थे? ये जॉन मॉर्ले थे, और ये लॉर्ड मिंटो थे। एक लंदन में बैठता था और एक इंडिया में बैठता था। और इसी का अल्टरनेटिव नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1919 में कंफ्यूज मत हो जाना, और 1909 में कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखना। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। समझे? ठीक है। अब देखो, एक्ट था। अब एक्ट क्यों बना, बैकग्राउंड जानना जरूरी है। देखो, मैं तभी थोड़ा डिटेल में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। जिनको हिस्ट्री बोरिंग लगती है ना, उनको बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है। 1906 में देखो, मुस्लिम लीग तो बन चुकी थी। 1906 में फिर एक सिमिलर डेपुटेशन होता है, जिसमें आगा खान जो प्रेसिडेंट थे, ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट थे किसके? मुस्लिम लीग के। वो मिंटो से मिलते हैं, डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम्स के लिए। ठीक है। अब बोलोगे सर आई, ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? बच्चों, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब होता है कि एक जो लीडर खड़ा होगा मुस्लिम्स का, ठीक है, उसको वोट मुस्लिम ही करेंगे। कि हमारा देखो वर्ड में चीज है ना, सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग, इलेक्टोरेट, इलेक्शन, इलेक्टोरेट, देख रहे हो? ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि उनके कैंडिडेट को उनकी बरादरी वाले ही वोट करेंगे। समझ रहे हो? तो इस चीज की डिमांड उठाई किसने? आगा खान ने, जो मुस्लिम एलीट थे। ये है आगा खान। ठीक है। ये है आगा खान, ये मोहम्मद अली जिन्ना इनके साथ।
ठीक है, डिमांड उठाई सेपरेट इलेक्टोरेट की to representation in the excess of their numerical strength in the view people of the contribution Muslims were making to the defense of the empire। देखो वही चीज है, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए ऐसी चीजें लाई गई। सेम ग्रुप क्विकली टुक ओवर द मुस्लिम लीग इनिशियली फ्लोटेड बाय नवाब समीउल्लाह ऑफ ढाका अलोंग विद नवाब मुहसिन उल एंड वकार उल इन 1906। इस तरह की ही चीजें कहां फ्लोट हुई? 1906 ढाका में जो सेशन हुआ था, बताया था ना मैंने। ठीक है, मुस्लिम लीग इंटेंड टू प्रीच लॉयल्टी टू द अंपायर एंड कीप द मुस्लिम इंटेलिजेंस अवे फ्रॉम द कांग्रेस। इससे ये चीज बता क्या, देखो ये ना अलग ही खेल रहे थे। अलग खेलने से मतलब इनका खेलने का तरीका ये था कि भाई हमें आईएनसी से दूर रहना है, हमें अपने मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को आगे रखना है और ब्रिटिश अंपायर के लिए क्या रहना है, वफादार रहना है। ठीक है, तो वो अलग ही अपने सेशन चला रहे थे, अलग ही मिल रहे थे किससे, लॉर्ड मिंटो से मिल रहे थे, लॉर्ड मोरले से मिल रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो रही थी। ठीक है, तो जॉन मॉर्ले थे जो, ठीक है, द लिबरल सेक्रेटरी of State for India and the conservative Viceroy of India, Minto, believed that the cracking down on uprising in Bengal was necessary but not sufficient for restoring stability to the British after Lord Curzon partitioning of Bengal। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब जो मॉर्ले और मिंटो थे उन्होंने चीज देखा कि जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का was not necessary but to not sufficient for restoring stability। स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं था जो लॉर्ड कर्जन द्वारा पार्टीशन करा गया था बंगाल का। उन दे बिलीव दैट द ड्रामेटिक स्टेप वाज रिक्वायर्ड टू पुट हार्ट इनटू लॉ एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन अपर क्लास एंड ग्रोइंग वेस्टर्नाइज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। उन्होंने ये चीज देखी कि जो अपर क्लास थी, अपर मिडिल क्लास थी, जो वेस्टर्नाइज पीपल थे, ठीक है, जो वेस्टर्नाइज इंडियन थे, इंडियन वेस्टर्नाइज लोग जो थे, उनके दिल तक पहुंचने का और उनके लॉयल्टी को पाने के लिए कुछ इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी जो आगे जाके एक एक्ट में जाके तब्दील हुई। समझे? ठीक है, तो इस एक्ट के फीचर क्या क्या थे भाई साहब, ये जानना जरूरी है, पीवाईक्यू है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्ट के क्या फीचर्स क्या थे, मतलब एक्ट में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या बढ़ाया जाएगा, साइज बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजनल, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, पार्लियामेंट है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या है, विधानसभा होती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसी की बात कर रही है कि वहां जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, मान लो सेंटर पे और स्टेट पे, उसकी क्या सीट इंक्रीज कर दी जाएगी, उनका साइज बढ़ा दिया जाएगा, 16 से 60 कर दी जाएंगी। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, it retained official majority in central legislative council but allowed provisional legislative council to not have an नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। तो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी क्या चीजें लाई गई। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्टेड मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो इलेक्टेड मेंबर है उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाएगा। द लोकल बॉडीज वर टू इलेक्ट ऑन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के बेस पे लोकल बॉडीज को इलेक्ट करा जाएगा। एनलार्ज द डिलिबरेटिव function of the legislative council at the both levels. For example, member were allowed to ask supplementary questions, move resolution on the budget and so on। समझ रहे हो कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भाई, बजट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे पहले ये चीजें कभी नहीं थी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में कि भाई साहब वो कौन सा एक्ट था, ऑप्शन देखें, कि जिसमें पहले इंडियन इंसान को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड करा गया था। वो कौन सा एक्ट था, जिसमें ऑप्शन में दे देते सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऐसा ऑप्शन दे देता है और पूछता है वो कौन सा एक्ट था, इसलिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले इंसान थे जिनको वॉइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूट करता है चीजें, उसके काउंसिल में क्या ऐड करा गया एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, और 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। और इसी टाइम पे कॉमन रिप्रेजेंटेशन हुआ मुस्लिम्स का बाय सेपरेट इलेक्टोरेट। तो 1909 में क्या आ गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया था, कौन सी चीज के तहत, शिमला डेपुटेशन, आगा खान 3, याद है। तो अंडर द मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर। देखो वही चीज कि जो मुस्लिम्स का लीडर है उसको कौन वोट करेगा, सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे। तो एक तरीके से क्या, ये एक्ट लाया था लीगलाइज कॉम्युनिज्म। अब कॉम्युनिज्म क्या होता है, कॉम्युनिज्म अपने ही बिरादरी को इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो को ही फादर बोला जाता है कॉमनल इलेक्टोरेट का, क्योंकि वो ही लेके आए थे। It also provide for the separate representation for the presidency, corporations, chamber of commerce, universities and जमींदार्स। इन सब के सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होंगे, ये भी इस
तहत आया था। और ये सत्येंद्र नाथ प्रसाद की क्या, सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा की क्या है ये आइकॉनिक फोटो, समझे बच्चों। फिर ये होता है, फिर 1913 में एक गदर पार्टी बनती है। अब बोलोगे सर ये गदर पार्टी क्या, देश में माहौल तो था ही देखो, ठीक है, हल्के हल्के रिवोल्यूशन, क्या रिवोल्ट की तरफ बढ़ रहे थे हम, ठीक है, आगे आगे जाके आप पढ़ोगे, भगत सिंह को भी पढ़ोगे, तो एक एक्सट्रीमिस्ट फेज चल रहा था ना कंट्री में, तो उसी की आड़ में इंटरनेशनल लेवल पे ही चीजें हुई। तो एक गदर पार्टी बनती है 1913 में, जो इमिग्रेशन थे, इमिग्रेंट थे इंडिया के बाहर के, स्पेशली सिख, जो आज भी कनाडा में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनकी पॉलिसीज के लिए जो ब्रिटिशर्स ने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से डिस्क्रिमिनेशन और क्या करते थे, क्या करते थे, रेसिज्म, रेस के बेस पे उनके क्या करते थे, उनको अलाउ नहीं करते थे। और इसी को देखते हुए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जिसको बोलते हैं कोमागाटो मारो। अब बोलोगे सर कोमागाटो मारो इंसिडेंट क्या था, एक्चुअली ये इंसिडेंट ऐसा था कि कोमागाटो मारो एक जापानीज स्टीमशिप थी, ठीक है, जो हांगकांग से निकली वैंकूवर, मतलब कनाडा के लिए, जापान के थ्रू 1944 में, जिसमें 376 पैसेंजर थे जो पंजाब इंडिया से थे, और 24 ग्रांटेड एडमिटेंस इन कनाडा व्हेन द शिप डॉक, और जिनमें से सिर्फ 24 को ही एंट्री मिल पाई। तो मतलब देखो ये चीज यहाँ शो हो रही है ना, डिस्क्रिमिनेशन। एट दैट टाइम कनाडा हैड लॉज रिस्ट्रिक्टिंग एंटी माइग्रेंट्स ऑफ एशियन, एशियन ओरिजिन के जो लोग थे उनकी एंट्री क्या बंद थी। 2 महीने तक द शिप इट्स 352 पैसेंजर वर एस्कॉर्टेड आउट ऑफ द डॉक बाय द कैनेडियन मिलिट्री, ठीक है, कैनेडियन मिलिट्री द्वारा उनको क्या करा गया, एस्कॉर्टेड किया गया 2 महीने तक, और उनको जबरदस्ती सेल करने को बोला कि वापस भाई आप इंडिया जाओ। पहले यार कितनी लंबी यात्रा होती थी, मान लो अगर ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ से आप या इधर जापान से निकल रहे हो, फिर यहाँ से आप इतनी दूर यहाँ कहीं कनाडा जा रहे हो, कितने दिन लगते थे सोचो। उनको एंट्री नहीं मिली वो जिस चीज के लिए जा रहे थे, और इसी के साथ उनको क्या, एडिंग फैदर इंसल्ट टू द इंजरी, एंड सम पैसेंजर्स विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट हुआ, भाई लड़ाई झगड़े, मतलब विद्रोह करा ना उन्होंने, जिसके तहत कुछ इंजरीज हुई, और कुछ पैसेंजर तो मर भी गए प्रोटेस्ट में कि हमें इंडिया नहीं जाना, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको प्रिवेंट कर रहे थे डॉकिंग के लिए, समझ रहे हो, और अरेस्ट भी करे गए। क्यों, क्योंकि उस टाइम कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कनाडा भी अमेरिका उसका ब्रिटिश अंपायर का पार्ट था, समझे, ठीक है। तो इसी को देखते हुए गदर पार्टी बनती है, जो एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये उसी के टाइम पे हुआ था। ये देखो गदर पार्टी पूरी, ये एक्चुअली सिख डोमिनेट पार्टी थी, ठीक है, एक तरीके से एक रिवोल्यूशनाइज समझ लो कि क्या बोलते हैं उसे, मिलिटेंट यानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप समझ लो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जो यूएसए में फाउंड होती है माइग्रेंट द्वारा, ठीक है, जो वर्क करते हैं सिक्स, उसमें प्राइमरली देखो सारी फोटो उनकी है। तो इनकी लीडर कौन कौन थे याद रखना नाम, सोहन सिंह, करतार सिंह, अब्दुल मोहम्मद, बरकतुल्ला, रस बिहारी बोस, ये सब प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने ग्राउंड वर्क करा था, किसको, एस्टेब्लिश करने को चीज को, ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या एक इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कहाँ, विदेशों में, किनके लिए, जो हमारे प्यारे भारत के इमिग्रेंट लोग हैं जो बाहर विदेश काम करने जा रहे हैं, यूएसए और कनाडा में, ठीक है, ठीक है। गदर पार्टी मूवमेंट्स को बहुत एक इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशनरीज कौन थे, ये देखो ये सारे गदर पार्टी के लोग, ठीक है, ये बेसिकली पंजाब पंजाब यूएसए जो इंडियन इमिग्रेंट गए थे वो लोग थे ये, ठीक है। कई इसमें लैंडलेस थे, कई पे इन पे कर्ज था, ठीक है, जलंधर होशियारपुर के थे, कई एक्स सोल्जर थे, आर्मी में सर्व करके आए थे, ठीक है, और इस तरीके से सब काम ढूंढने आए थे, समझ रहे हो, ये सारे, ये थी गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का क्या बेसिकली फीचर क्या था, एक इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियंस की, मल्टी एथनिक थे, पंजाबी सिख हिंदू मुस्लिम सब मिक्स थे, लेकिन सिख लीडर डोमिनेट कर रहे थे। 20वीं सेंचुरी में रिवोल्यूशनरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज बढ़ती हैं बंगाल में, ठीक है, जो गदर पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी 1915 में। स्मॉल ग्रुप ऑफ टेररिस्ट वर एक्टिव इन मद्रास एंड पूना रीजन। बंगाल रोज टू प्रोमिनेंस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। बंगाल वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का क्या बनता है, सेंटर बनता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गदर पार्टी हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रिस्को में। फिर पंजाब तक इमिग्रेंट जो थे इसकी जड़ तक जुड़ रखे थे इसके, ठीक है, जड़ तक मतलब सिख्स के द्वारा डोमिनेट करी जा रही थी, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट लेके आए थे ये इंडिया में, ठीक है, जो बाद में जाके इंडिया के पर्सपेक्टिव से थी, लेकिन वो एक इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई थी, समझ रही हो, तो याद रखना। फिर 1916 में आ जाता है आपका लखनऊ पैक्ट, जो साइन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में लखनऊ में, ठीक है। दोनों का एनुअल सेशन होता है, ठीक है, बोथ पार्टीज टू पुट फोर्थ कॉमन पॉलिटिकल, दूसरा क्या होता है, मतलब दोनों का एक कॉमन पॉलिटिकल रूल बन जाता है कि भाई हम दोनों क्या डिमांड करेंगे, सेल्फ गवर्नेंस, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट,
आफ्टर द वॉर, वॉर कौन सी? वर्ल्ड वॉर 1, 1914 में शुरू हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना दोनों मेंबर्स के पार्टीज के क्या थे, मेंबर थे। ठीक है, तो ही पुट in the session to put pressure on the Britisher for liberalization of the country and allow citizen to run their own country। वही मेथड, वही जो उन्होंने अपनाया था कि हमारा कॉमन गोल रहेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस देयर इज अ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी की वजह से थोड़े जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उनके क्या थोड़े फ्रेंडली रिलेशन बनने शुरू हुए। ठीक है, इसी चीज को देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को क्या टाइटल दिया गया, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड, ठीक है, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को। वो आईएनसी से थी, प्रेसिडेंट रह चुकी थी, प्रेसिडेंट थी। ठीक है, समझ रहे हो? और ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे पूछ लिया जाता है कि इस पैक्ट में क्या क्या था। तो इस पैक्ट में चीजें जो रखी गई थी वो थी इंडियन सिटीजन शैल हैव अ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट होगी इंडियंस की। ठीक है, और इंडियन काउंसिल को एंड करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट शैल बी लायबल फॉर द पेमेंट फॉर सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द एनी इंडियन अफेयर इंस्टेड ऑफ इंडियन फंड्स। मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो वाइसरॉय वगैरह थे जितने भी थे उनको इंडियन फंड से पैसा देना बंद करो। क्यों? क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो किससे, इंडियन एग्रीकल्चर के लोग, एग्रीकल्चर वाले लोगों से सेटलमेंट्स के नाम पे। ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, उन्हीं से उनकी सैलरी दी जा रही है। तो भाई उनको ब्रिटिश ब्रिटिश ट्रेजरी से सैलरी दो, हमारे उससे मत दो। ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली देमसेल्फ। द टेन्योर फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल का होना चाहिए, आज भी है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टेड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द ऑल कम्युनिटीज। क्यों? इससे पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन इसमें डिमांड करेगी कि हाँ सारी कम्युनिटीज के लिए होनी चाहिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल कॉम्प्राइज 150 मेंबर्स एटलीस्ट, एंड काउंसिल शैल कॉम्प्राइज एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर टू बी इंडियन, हाफ जो होने चाहिए वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, Muslim should be given representation in the central council with the average age, except for the members who have been nominated. Minorities shall be given representation. Provisional legislature, league, देखो ये पढ़ना। The league agreed to present the government with the joint constitutional demand. Basically joint constitutional demand मांगी थी इन्होंने साथ में। कांग्रेस एक्सेप्ट द मुस्लिम लीग पोजीशन ऑन द सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला रहेगा। ठीक है, और फिर बाद में विच वुड बी मेंटेन अंटिल एनी वन कम्युनिटी डिमांडेड ज्वाइंट इलेक्टोरेट, जब तक कोई दूसरी क्या कम्युनिटी क्या नहीं मांगती ज्वाइंट इलेक्टोरेट। बाद में डिमांड उठ गई थी। मुस्लिम वर आल्सो गिवन अ फिक्स पोर्शन ऑफ सीट्स इन ऑल इंडिया प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स। तो इनको याद कर लेना, इनको समझ लेना, समझे? ठीक है, तब तक के लिए मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गाइज लाइक इट। ठीक है।